के सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। ये कोड है जो कि थर्ड ईयर का कोड है BHIE 143, जो कि हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पे बेस है। तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 85+ मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे आज के सेशन में। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, भारत में पर्यावरण इतिहास का विकास कैसे हुआ, अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में पर्यावरण का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो विभिन्न ऐतिहासिक घटना घटित हुआ था भारत में पर्यावरण के रूप में। अगर मैं प्रारंभिक काल यानी कि स्टार्टिंग पीरियड की बात की जाए, जहाँ पे स्टार्टअप हुआ था, तो प्राचीन भारत का जो पर्यावरण है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जिसमें वैदिक साहित्य, पुराण, अन्य धर्म ग्रंथ, वृक्ष, नदियाँ, पहाड़, जानवर, जीव जंतु, इन सभी का इतिहास के रूप में देखने को मिलता है। अगर स्पष्ट रूप में देखा जाए तो भारत का प्राचीनतम इतिहास हमारे आसपास के वातावरण तथा हमारे आसपास के संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें आपका कृषि, आगे चल के फिर पशुपालन, जल संसाधन इत्यादि महत्वपूर्ण रूप हमारे प्रारंभिक टाइम पीरियड में यानी कि स्टार्टिंग टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हमारा इसमें पॉइंट आ जाएगा मिडल टाइम पीरियड यानी कि बोल सकते हो मिडल पीरियड। ठीक है, जिसमें हमने विशेष रूप से यहाँ पर मुगल काल हमारे पर्यावरण पर शासन करने आए। बड़े पैमाने पे यहाँ पर शहरी लोग अपने कंपनियों को स्थापित करने आए, जो कि अगर मैं बात बोलूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये 1300 से हम बात कर ली जाए तो अगर ये 1200 से भी बात कर ली जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उस स्थिति से हमारा मध्यकाल में आपका बोल सकते हो बाग बगीचे, हमारे संसाधनों पर उनका अधिपति हुआ। तालाब, बावड़ी, नहरों इत्यादि इन सभी का निर्माण इसमें देखने को मिला। उसके बाद औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में हमारा ऐतिहासिक पन्नों को देखा जाए तो भारत का इतिहास, यहाँ पर अलग अलग उपनिवेशवाद कंपनियां आए व्यापार के लिए, यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, और ये हमारा टाइम पीरियड 1800 के आसपास जो देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ 1865 से लेकर 1888 तक जो है 87 तक जो है हमारा संसाधन का केंद्रीकरण हो गया, यानी कि हमारे संसाधनों पर अब किसका अधिपति हो गया, अंग्रेजी सभ्यता का पूर्ण रूप से 1850 के आसपास जो है देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इस पे जंगलों की कटाई करते हुए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कंपनियों को स्थापित किया गया। रेल वाहन व्यवस्था का सुविधा करने का प्रयास यहाँ पर करने का अब नीति लागू कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद भारतीय इतिहास के अगर पर्यावरण के इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो अब स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद का पन्नों का देखा जाता है तो स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद की अगर मैं बात बोली जाए तो यहाँ पे 1970 के दशक में हमारे भारतीय सरकार में हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कानून बना दिया गया, क्योंकि 1970 का जो वो दफा था जहाँ पर अब सभी देशों का एकमात्र जो बोल सकते हो कि लक्ष्य था कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जा सके। 1970 के आसपास की फीसदी की दफा की बात की जाए तो इतिहास का वो स्वरूप था जहाँ पर पर्यावरण को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँच चुका था। इसी को लेके अगर मैं बात बोलूँ तो आगे विश्व स्तर पर बोल सकते हो रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील के क्षेत्र में आपका 1992 में प्रथम शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया, ताकि पृथ्वी के पर्यावरण व्यवस्था को संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, और पर्यावरण आंदोलन अलग अलग प्रकार के गांवों में होते हुए जैसे नजर आए, जैसे आपको बोल सकते हो नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, जो ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में शुरू हुआ, और किस तरीके से हमारे समाज को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग बढ़ चढ़ कर हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे। तो ये हमारा निष्कर्ष के रूप में हम स्पष्टतापूर्वक अपने आंसर्स को बता सकते हैं कि भारतीय इतिहास के पन्नों में अलग अलग प्रकार के बोल सकते हो कि हमें स्थितियाँ देखने पड़ी, जो कि हमने इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हो प्रारंभिक काल, मध्यकाल और उसके बाद आपका औद्योगिक काल के रूप में देखते हुए हमने डिफाइन किया। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रमुख कानून नीतिगत प्रयासों का वर्णन करें। यानी कि भारत में पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जा सके, यानी कि हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट
व्यवस्था, ठीक है। तो ये सब आपका देखा जाता है। तो देखिए, भारतीय पर्यावरण संरक्षण कानून अधिनियम जो है धीरे धीरे आगे चलकर बढ़ चढ़कर लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था कि पर्यावरण को संकट मुक्त करना। संकट जो में पड़ रहा है पर्यावरण को लेकर, जैसे आज देख सकते हो भारत का इतना बुरा हाल हो चुका है कि हीट वेव जो है आपको बोल सकते हो कि किस तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में बोल सकते हो फसलों का बोल सकते हो कि स्वरूप देख रहे हो। राजस्थान में 2024 में देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर के आगे कूलर लगाया जा रहा है ताकि वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो हीटिंग प्रोसेस के कारण। तो इस स्थिति का भी हमारा स्वरूप देखने को मिला। तो इसी को संरक्षित करने के लिए इतिहास के पन्नों से लेकर अब तक जो है भारत ने अलग अलग प्रकार के नियम और नीति व्यवस्था को लागू किया है। तो हमारा पहला आ जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि भारत के वन्य जीव यानी कि जो वन के जीव रहने वाले हैं उनको पूर्ण रूप से बचाया जा सके। जो शिकारी किया करते थे, शिकार किया जाता, जो बोल सकते हो जानवरों की तस्करी, उनके दांत की, जैसे हाथी के दांत की तस्करी की जाती है भाई, शेर के, चीता के, इन सब के बोल सकते हो कि चमड़े की, बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार के बोल सकते हो कि जो होते हैं अमीरजादे जो होते हैं शो ऑफ के लिए दिखाते हैं कि हाँ हम इस तरीके के बोल सकते हो कि मेलमेट यूज़ करते हैं अपने फर्श पे या फिर अपने टेबल पे कि हाँ शेर का बना हुआ वो, तो मतलब इस तरीके का कुछ लोगों का पागलपंती क्रेज़ है। तो इसको संरक्षित करने के लिए 1972 का जो है अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद हमारा अगला आया था 1974 में, जो कि जल प्रदूषण अधिनियम था। जल को प्रदूषित होने से नियंत्रण करने के लिए ये 1974 का उद्देश्य था, जिसमें आपका बोल सकते हो अलग अलग नदियों का भी जो हम कचरे जो वेस्टेज रूप में आपका बोल सकते हो नालियों का उसमें दहला देते हैं या छोड़ देते हैं गंदगी पानी। तो इस स्थिति में जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए 1974 में भारतीय सरकार के द्वारा अधिनियम लागू किया गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 1981 यानी कि 1981 में जो आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें हमने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हुए उसको कैसे कंजर्व किया जा सके, वायु प्रदूषण कैसे रोका जा सके, इसके लिए ये अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद हमारा आ जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में इस अधिनियम का एकमात्र लक्ष्य था कि हमारे पर्यावरण के सारी व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखना, चाहे हमारे बोल सकते हो जीव जंतु हो, चाहे हमारे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, सभी प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि सभी को हम अपने पर्यावरण को बचा सके, इसीलिए ये आपका अधिनियम लागू किया गया। अब उसके बाद हमारा अगला है अधिनियम जो कि 2002 में लागू किया, जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोडाइवर्सिटी अधिनियम जो है लागू किया गया। भारत में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो उन्हीं जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए, उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अधिनियम हमारे समाज में लागू किया गया ताकि उनको बचाया जा सके, उनको सिक्योर किया जा सके। अब उसके बाद हमारा अगला है जो कि इससे पहले की बात बोलूँ तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय वन्य अधिनियम भी लिख सकते हैं भाई, इससे पहले लिख लीजिएगा राष्ट्रीय वन नीति, जो कि 1988 में यानी कि 1988 में ये लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वन संसाधनों को संरक्षित करना जो सतत विकास के अनुसार हो, यानी कि हम अपना डेवलपमेंट करें लेकिन सतत विकास के अनुसार करें। अब उसके बाद हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो कि 2006 में प्रसारित हुआ था। अब इसका बोल सकते हो कि सतत विकास के ढांचे को तैयार करना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ओर हम पूर्ण रूप से अब रुझाव करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्यों आवश्यक है, कि एक ऐसा विकास ताकि हमारे पर्यावरण में हमारे आने वाले पीढ़ी भी उनका प्रयोग कर सके, उनका उपयोग कर सके, तो वो हमारा सतत विकास था। अब उसके बाद हमारा अगला अधिनियम है स्वच्छ भारत अभियान, जो कि मोदी जी सरकार के द्वारा किया गया 2014 का ये अभियान था। ठीक है, इसके द्वारा ये पूर्ण रूप से खुलासा हो गया कि हम अपने भारत को स्वच्छ व्यवस्था में बोल सकते हो कि मुक्त करते हुए हम अपने बोल सकते हो कि भारत को एक स्वच्छ भारत के रूप में देखें। तो ये सारा था। अब इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कानून और नीति प्रयासों का महत्वपूर्ण जागरूक व्यवस्था हमारे समाज में लोगों के द्वारा, हमारे कानून व्यवस्था के द्वारा तथा हमारे राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार की जो है कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी रिलेटेड है थोड़ा क्वेश्चन। पर्यावरणीय आंदोलन का भारतीय पर्यावरण संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही आपका पढ़ रहा है स्टूडेंट्स, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। जैसे हमने चिपको आंदोलन किया था भारतीय उत्तराखंड के द्वारा 1973 में। ये चिपका आंदोलन पेड़ को काटने से रोकने के लिए गांव की महिलाओं ने पूर्ण रूप से पेड़ों पर चिपक कर अपने आप का बलिदान देने का प्रयास किया, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किया गया, जो कि नर्मदा नदी को स्वच्छ करने के लिए और उसको रोकने के लिए, उस पर प्रदूषित ना हो, उसको बोल सकते हो स्वच्छ रखा जाए, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। अब उसके बाद हमारा साइलेंट वैली व्यवस्था जो है देखने को मिला, जो कि 1973 से लेकर 1983 तक ये चला, जो कि इसका मात्र था सुनहरे बोल सकते हो घाटियों को रोकना, जो कि आपका बोल सकते हो कि केरल के क्षेत्रों में ये प्रदर्शित ये जो साइलेंट वैली था, इसकी राष्ट्रीय उद्यान का बोल सकते हो हाइड्रोलोसिस व्यवस्था के परियोजना को ख़त्म करके पूर्ण रूप से उस साइलेंट वैली को एक शांतिपूर्ण खाड़ी के रूप में ही रहे, इसका प्रयास करने के लिए साइलेंट वैली व्यवस्था आंदोलन किया गया। उसके बाद कावेरी बचाओ आंदोलन, कावेरी नदी में प्रदूषित व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए भाई किया गया था। उसके बाद पर्यावरणीय आंदोलन का प्रभाव क्या था, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, नीतिगत बदलाव करना, स्वच्छता की ओर बढ़ावा देना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए गांधीवाद का क्या स्वरूप रहा है, यानी कि गांधी जी के विचारों पर चलने वाले जो लोग थे उन्हीं को गांधीवादी व्यवस्था में के रूप में देखा गया। जैसे कि गांधीवादी का मानना था कि अहिंसा से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना, शांति का स्वभाव रखना, ठीक है, तो इत्यादि उनके विचारों पर चलना, ठीक है। तो हमारा पहला आपका सब हेडिंग बनता है सरलता और आत्मनियंत्रण, यानी गांधी जी का खुद का मतलब था कि आत्मनियंत्रण। जैसे कि आपने देखा भी होगा, बहुत बार बोला जाता है कि अगर सामने वाला एक गाल पे मार दे तो दूसरी गाल भी आगे कर देनी चाहिए, यानी कि अपने ऊपर इतनी बोल सकते हो कि नियंत्रण रखना चाहिए। ये गांधी जी के विचारों का बोल सकते हैं कि बहुत ही बेहतर और जीवन में उच्च विचार व्यवस्था का साधन था, ठीक है। तो हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उनका जो है पर्टिकुलर हमारे ऊपर नियंत्रण होना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सके। उसके बाद हमारा आ जाता है स्थानीय अर्थव्यवस्था। स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण भारतीय आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा पर्यावरण को कम बोल सकते हो खतरे में डालने का कारण बन सकता है, यानी कि हम पर्यावरण का विकास करें लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार करें, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सतत कृषि व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है ना, उनको बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने का प्रयास जो है गांधी जी के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया। जैसे कि आप बोल सकते हो प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन व्यवस्था, कीटनाशक वो हमेशा बोल सकते हो कि उनके खिलाफ थे। तो ये सारी गांधी जी की व्यवस्था का जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एकमात्र प्रयत्न था। उसके बाद करुण और अहिंसा, यानी कि गांधी जी का विचार था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें पर्यावरण एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम अपने पर्यावरण को एक बोल सकते हो कि एक स्वरूप में रखते हुए देखें कि पर्यावरण का हम हमेशा सदैव ऋणी रहें, उनका बोल सकते हो सदैव बोल सकते हो आभारी रहे जिस पर्यावरण के द्वारा हमें जीवन दान मिलता है। तो ये ऐसा मानना था। उसके बाद नैतिक व्यवस्था के रूप में जीवन से व्यवस्था, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है नैतिक साधन व्यवस्था में जीवन व्यवस्था, जिसके अंतर हमारा श्रम व्यवस्था भी आ जाता है, यानी कि श्रम का सम्मान, यानी कि जो श्रमिक लोग हैं उनका सम्मान होना ही महत्वपूर्ण स्वरूप देखा जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों का वर्णन करें। तो देखिए, भारत का प्राचीन काल जो है हमारा बोल सकते हैं पूर्ण रूप से जिसमें हम जल संरक्षण महत्वपूर्ण रूप से करते हैं। जल संरक्षण का मतलब होता है कि वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, जिसमें हम अपने पानी को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है बोल सकते तरीके को यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला आपका आता है कुआं, जिसे हम बावड़ी भी बोलते हैं, कई स्थानों पर बोला जाता है।
कुएं भारत का कई हिस्सों में प्राचीन काल से आज तक हम देख सकते हैं कि कुआं बोल सकते हो कि एक गहराई में एक होल के रूप में जो है गहराई तक खोदी जाती है, जो जल धरती के रूप में जो है लोगों को भूतल के रूप में जो है प्राप्त होता है, जो कि जैसे कि अगर बात किया जाए तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे इसे बावड़िया के रूप में अत्यधिक प्रचलित व्यवस्था के रूप में है, और साधारण भाषा में इसे कुआं के रूप में बोला जाता है कि हम अपने कुएं बनाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है टैंक या फिर तालाब। देखिए, हम किसी भी चीज़ के किसी भी स्थान पर जो है पानी के रुकाव के लिए हम टैंक या फिर तालाब बनाकर अपने जल संरक्षण को प्रक्रिया को पूर्ण रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जोहड़, जिसे हम नाड़ी के रूप में देखते हैं, जो राजस्थान के रूप में देखा जाता है। जोहड़ जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जो कि छोटी जलाशय व्यवस्था को वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए, यानी कि जल को संरक्षित करने के लिए आपका स्वरूप अपनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कुंड, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये भी एक छोटा सा एक जलाशय व्यवस्था होता है, जहाँ पर हम अपने जल को तालाब के रूप में, एक कुंड के रूप में, एक कुएं के छोटा सा कुंडे के रूप में अपनो उपयोग करके इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद बांध आ गया, उसके बाद झील आ जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि वाटर कंजर्वेशन जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय वन संरक्षण प्रथाओं का वर्णन करें। देखिए, प्राचीन भारतीय वन संरक्षण का अगर मैं बात बोलूँ प्रथाओं का, तो यहाँ पर केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक व्यवस्था और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। क्योंकि पहले आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की बात की जाए तो धार्मिक मान्यताओं के रूप में हम अपने पेड़ पौधे या फिर वन के देवताओं के रूप में देखते थे, जिसके कारण उसे काटने से हमारा बोल सकते हो पाप की अनुभूति देखने को मिलता है। जैसे कि तुलसी का पेड़ हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया इत्यादि। इन सब पेड़ों को बोल सकते हो कि पूजा या फिर इनकी अभी भी आराधना की जाती है। ठीक है, देवी देवता का मान्यता इसमें प्राप्त है, जिसके कारण हम वनों की संरक्षण देख सकते हैं। उसके बाद अभयारण्य और संरक्षित वन। प्राचीन भारतीय में अभयारण्य क्षेत्र के रूप में जो देखा जाए शिकार करने वाले और वृक्ष की कटाई पाबंदी व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है, और यहाँ पे वन्य जीव के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्वरूप देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है पंचायत, ग्राम पंचायत वन जो रूप में देखा जाए तो पंचायत का हरियाली को बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के इलाकों में बोल सकते हो कि पंचायती ये सुविधा होती है कि वनों को ना काटने दिया जाए, उसको संरक्षित रखने का, ताकि एक बोल सकते हो ग्रामीण क्षेत्र का जो दृश्य है वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल सके और एक बोल सकते हो आकर्षित लग सके। उसके बाद कृषि वानिकी के रूप में देखा जाए तो जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में देखा जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में देखा जाए तो हमारा वानिकी महत्वपूर्ण रूप में देखा गया है कि हमारे किसानों के द्वारा वनों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। वन को एक बोल सकते हो कि देवी देवता के साथ साथ हमारे बोल सकते हो कि जीवन पार्जी भी देखा जाता है, जो जीवन देने का एकमात्र लक्ष्य उनके द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। ठीक है, अब वन संरक्षण को हम वन्य जीव व्यवस्था को भी करते हुए, यानी कि वन में जो जीव रहने वाले लोग हैं, बोल सकते हो जंतु है, उनका बोल सकते हो कि उनका जीवन खतरे में ना पड़े, इसीलिए वन को ना काटने का प्रावधान हमारे समाज में दिया गया। जैसे कि महाभारत रामायण में जो देखा जाए, इन महाकाव्यों में शिकार किस तरीके से किया जाता था, बोल सकते हो जानवरों की, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उसमें भी हमारा बोल सकते हो महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है, ताकि हमारा जो वन संरक्षण जो है अत्यधिक मात्रा में महाभारत और रामायण में जो स्थिति है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया था और समाज में एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया था। तो हमारा निष्कर्ष के रूप में हमारा प्राचीन भारतीय वन संरक्षण जो है हमारा प्रथाएं और बोल सकते हो प्रासंगिक और बोल सकते हो सांस्कृतिक रूप में हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में, इन सभी के माध्यम से हम अपने वनों का संरक्षण देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का महत्व और प्रभाव क्या पड़ा। यानी कि भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 क्या था। तो भारत में वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए उनके आवास यानी कि उनके स्थान को बचाए रखने के लिए अधिनियम लागू किया गया, ताकि जो है
जो शिकार गैर कानूनी तरीके से शिकार करने वाले, उन पर अवैध व्यापार करने वाले, जो दांतों की तस्करी वगैरह करने वाले, उन सब पर रोक लगाने के लिए कानून का निर्माण किया गया, कानून की स्थापना की गई, ताकि जो है वन को सुरक्षित के साथ साथ वन्य जीवन को भी सुरक्षित रखा जा सके। और इसका एकमात्र लक्ष्य था, इसका महत्व क्या था भाई, वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका पहला महत्व था। उसके बाद संरक्षित स्थापना क्षेत्र को स्थापित करना और उसको ख़त्म ना होने देना, यानी कि जो उनके स्थान थे रहने वाले, उन स्थानों को भी बचाना, बोल सकते हो वन्य जीवों को बचाने का एकमात्र प्रयास था। उसके बाद अनुसूचियों का प्रावधान देखा गया कि इस अधिनियम के द्वारा जो आप बोल सकते हो कि जो जाति जंगलों में रहा करती है, जो अनुसूचित जाति है, उनकी प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके प्रजातियों को बोल सकते हो कि जंगलों में रहने का जो आवास है उनका, उन आवास पर वो निर्भर रहते हैं, उन आवासों का बोल सकते हो दुरुपयोग ना करना ही एकमात्र लक्ष्य देखने को मिलता है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वन्य जीव अपराध के नियंत्रण को ब्यूरो के रूप में देखा जाता है कि वन्य जीवन अपराध का जो स्वरूप था, उस स्वरूप को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। इसके कारण अपराधों को रोकथाम और निगरानी व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी को यहाँ पर एक्ट पारित किया गया, जिससे वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि वाइल्ड लाइफ सिक्योर बोल सकते हो केयर प्रोटेक्शन जो है आपका, यहाँ पे ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन लाया गया। ठीक है। अब उसके बाद जन जागरूकता और शिक्षा व्यवस्था यानी कि जागरूक समाज को करने का प्रयास यहाँ पर कार्यक्रम किया गया कि हमारे लिए जो जानवर है महत्वपूर्ण, हमारे आने वाले पीढ़ी का एक बोल सकते हो कि हमारे सांस्कृतिक तथा हमारे देश का एक बोल सकते हो कि सामग्री, हमारे देश की सौंदर्यता का प्रतीक देखने को मिलता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन किया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर हमने अलग अलग प्रकार की जो संधि की, उसके तहत हमारे भारत सरकार के द्वारा जो है विभिन्न संधियों पर समझौता करते हुए प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में जो है इंटरनेशनल व्यवस्था पे जो है यहाँ पर पर्टिकुलर हमारे जानवरों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद हमारे निष्कर्ष की बात की जाए तो हाँ, भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम के द्वारा जो है यहाँ पर उनके आवासों के साथ साथ उनके जीव जंतु को अवैध तरीके से उनका जो शिकार हो रहा था, उस शिकार को रोकने के लिए, उस व्यापार की तस्करी को रोकने के लिए और उसके बोल सकते हो कि उनके शरीर के अंगों का जो व्यापार हो रहा था उनको ख़त्म करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था, कानूनी व्यवस्था का निर्माण करते हुए, ताकि हमारे वन जीवन में जो रहने वाले जैसे शेर, चीता, आपका बोल सकते हो हाथी, शेर इत्यादि, ये जितने भी है आपके पर्टिकुलर जिनकी तस्करी की जाती है, उनको बचाने के लिए तथा उनका अस्तित्व बचाने के लिए ये हमारा प्रयास देखने को मिला था। अब उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के साथ साथ हमारा ये सेशन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, आपका पूरा का पूरा एग्जाम अच्छे मार्क्स से कवर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन करें। देखिए ये वही क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में लोगों का क्या मानना था पर्यावरण के रूप में, यानी कि जो वन है वो देवी देवता का स्वरूप है, जिसका प्रतीक वो ईश्वर के रूप में देखते थे और उनको धार्मिक अध्ययन, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है स्टूडेंट्स, वही पॉइंट है। तो अगर उसको घुमा फिरा के इस तरीके से पूछता है तो वही इसमें आंसर लिखना है कि उनके बोल सकते हो, देखो जैसे कि नदियाँ हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर जीव जंतु हो गए, जैन धर्म हो गया, पर्यावरण व्यवस्था हो गया, इन सब की गंगा हो गया, हिमालय हो गया, इन सब की पूजा देखने को मिलती थी बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में। तो इन सभी का जो है वेद पुराण के रूप में देखा गया कि सभी व्यवस्था के रूप में इनका जो है ईश्वर के प्रति, ईश्वर के रूप में ऋग्वेद में पृथ्वी का माता के रूप में देखा गया। तो ये सभी क्या है, पर्यावरण एक देवी देवता के रूप में एक प्रतीक है, सभी स्मृति के प्रतीक है। इस बात को हमारे प्राचीन भारतीय व्यवस्था के रूप में देखने को मिला कि पर्यावरण का हमारा स्वरूप क्या है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये आपका थर्ड ईयर का BHIE 143 जो है पर्यावरण इतिहास के जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप पीछे स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेते हैं, आपका पूरा का पूरा एग्जाम अच्छे मार्क्स से कवर हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा, कौन से क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं, या फिर जो भी डाउट्स है आप अपने डाउट्स को भी कवर करने के लिए क्वेश्चन
पुट आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।